Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 हिस्ट्री बुक से पार्ट नंबर 2 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही एक वीडियोस ऑलरेडी बनाकर रख चुका है, अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज उसको जाए देखें, उसके बाद इस वीडियोस को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का जो हम लोग का नेक्स्ट सेशन है वो बात करेंगे हम लोग आज नेपोलियन कोड पे। यानी आपको पता होगा कि नेपोलियन कौन था, अगर नहीं भी पता है तो हम लोग इस जो लेक्चर है उसमें देख लेंगे कि नेपोलियन कौन था या फिर नेपोलियन ने क्या क्या किया था जब सत्ता को संभाला था। जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका है कि राष्ट्रवाद क्या था, राष्ट्र क्या था, या फिर मतलब जो हमारी कह सकते हैं रेवोल्यूशन की क्रांति थी या फिर कह लीजिए चिंगारी थी, वो कहां से उत्पन्न हुई थी। तो आज हम लोग नेक्स्ट सेशन को देखते हैं। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग बिना देरी किए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेपोलियन, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, चैप्टर 1 ही है। ध्यान रखिएगा इतना चैप्टर बड़ा है कि मतलब हम लोग को 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है। हाँ, आपको अगर शॉर्टली रिवीजन लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में करवाएंगे तो वो हमारा 30 to 35 मिनट का करवा दूंगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेपोलियन, अब देखिए 1804 से 1815 के बीच की बात करेंगे, ठीक है। जो नेपोलियन ने सत्ता संभाला 1800 मतलब कह सकते हैं 4 से लेकर 1815 के बीच में, तो उसने कुछ चीजों का बदलाव किया। जैसे आपको पता होगा कि जो पहले वाले राजा चाहते, अच्छा एक मानसिकता देखिए आप अपनी या फिर मतलब दूसरों के भी देख सकते हो। अगर मैं ही खुद अगर राजा बन जाऊं और कोई कहे कि अब मैं चाहता हूं कि प्रजा का तंत्र हो जाए, यानी कि प्रजा का शासन हो जाए, मैं चाहूंगा ऐसा करने के लिए? नेवर, कभी नहीं मैं चाह सकता। क्यों? क्योंकि अगर वैसा हो जाता है तो मुझे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कारण क्या होगा, मैं तो अब राजा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जनता जिसको पसंद करेगी वही राजा बनेगा। तो उसी तरीके से अब नेपोलियन जब आता है 1804 से लेकर 1815 में, तो कुछ वो बदलाव करता है। अब देखिए बहुत अच्छा बदलाव करता है, लेकिन वो कहा जाता है कि कभी कुछ व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 100 अच्छा काम किया है और एक बुरा काम कर दो तो लोग आपके मतलब डायरेक्ट बुरा वाले पे ही नजर डालेंगे, अच्छाई को नहीं डालेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, अच्छाई और बुराई दोनों होती है, ठीक है। तो देखो इसने सबसे पहले क्या किया, जो इसने कह सकते हैं कि जो लॉ निकाला या फिर मतलब कह सकते हो कि जो कानून बनाया, उसको हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं या फिर सिविल कोड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिविल कोड का दूसरा नाम क्या है, तो नेपोलियन कोड, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन कोड का दूसरा नाम बताओ, तो आप बता सकते हो सिविल कोड, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियोस और मेरा साउंड दोनों क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसने क्या किया, कुछ हमने कहा ना कि कुछ अच्छा काम किया था। जैसे एक समान कानून और मानक पद्धति, मतलब कि सबके लिए समान कानून लागू कर दिया। यानी कि एक राजा हो या फिर मतलब कह सकते हो राजा को यहाँ पे मान लो कि एक अमीर व्यक्ति हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, सभी के लिए जो कानून था इक्वल कर दिया। यानी ना कोई राजा है ना कोई मतलब कह सकते हो गरीब है, ऐसा मतलब कह सकते हो कानून की नजर में। तो पहला तो अच्छा काम कर दिया बाबू। दूसरा, दास और जागीरी समाप्त कर दी। दास यानी कि जो पहले से दास बनकर रहते थे, लोगों की सेवा करते थे, मतलब कि कह सकते हो कि उनको प्रताड़ित किया जाता था, उस चीज को समाप्त कर दिया। इसको भी मैं कहता हूं कि इसने भी ये भी क्या कर दिया, ये भी बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया। दूसरा, सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया या फिर कह सकते हैं कि उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ये भी अच्छा काम है। यातायात और संचार के साधनों को तंदुरुस्त या फिर कह सकते हैं सुदुरुस्त बनाया। अब इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि कोई भी यदि मतलब राजा होता है या फिर मंत्री होता है, कोई भी जब बनता है तो उसको टैक्स चाहिए, अच्छा से अच्छा ज्यादा पैसा कमाने की सोच होनी चाहिए। तो भैया अगर व्यापार ही नहीं होगा, और व्यापार करने के लिए सबसे पहला आपके पास रोड मतलब यातायात अच्छा होना चाहिए, आपके पास गाड़ियां अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आखिर एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकते हो। तो इसने ये भी काम क्या किया, अच्छा किया। इससे क्या होगा कि देश का विकास होगा, या फिर मतलब ये जहां का शासन किया, जहां पे शासन कर रहा है उसका विकास किया, ठीक है। अगला आता है नागरिकों को समान हैसियत प्रदान किया। ऐसा नहीं मतलब कि सबके नजर में हो गया कि भाई हम भी एक इंसान है, हम भी क्या कर सकते हैं, हमारी भी मतलब कि समाज में कुछ ना कुछ भागीदारी है। मतलब मेरे कहने का है कि समाज में हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जिम्मेवारी या फिर कह सकते हैं कुछ ना कुछ भागीदारी रहती है। जैसे लोग सोचने लगे कि हमारी भी कुछ ना कुछ क्या है बाबू, भागीदारी है, ठीक है।
संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया। मतलब कि संपत्ति के अधिकार का पुख्ता करने का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा था उसको, मतलब जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास 100 बीघे की खेती थी, तो इसको क्या कर दिया, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जिन लोगों के पास नहीं है भाई वो भी मतलब अपना करे और अपना खाए। ठीक है, अब देखो विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी विशेषाधिकार क्या चीज था, तो जैसे होता है ना कि कुछ खास लोगों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि मंत्री का लड़का हो गया, या फिर मतलब होता है ऐसे, मतलब बाइडोर से बुक से बाहर थोड़ा निकल कर दिखा दो। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि जब एक रास्ते से नेदा जाता है तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, डायवर्जन लगा दिया जाता है। अभी फिलहाल आपने देखा होगा प्रयागराज में मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा था, तो उस पे एक वकील जा रहा था, तो पुलिस ने उसको बहुत मतलब कह सकते हैं मारा। ऐसा अभी मतलब वकील ने मतलब उन पुलिस वाले पे कार्रवाई भी करवाया, लेकिन खैर छोड़िए कोई बात नहीं। तो इसी को मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, विशेषाधिकार को उसने समाप्त कर दिया। ऐसा मतलब ना कोई कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है ना कोई छोटा है, सबके लिए इक्वल कानून हो गया। मतलब कि सबको एक नजर से देखा जाएगा, चाहे आप राजा हो चाहे आप गरीब हो। अगला देखो, अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, यानी कि कह सकते हैं अगले पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब देखिए यूरोप में आखिर राष्ट्रवाद का निर्माण होने कहां से स्टार्ट हुआ, सबसे तो बड़ी बात यह है। तो आपको पता होगा कि जब यूरोप की मैंने बात किया था तो उसमें कहा था एक धनी वर्ग था एक गरीब वर्ग था। ठीक है, मतलब ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये ओनली फॉर फ्लो चार्ट पे है, आपको सिर्फ समझना है। मतलब आपको और लिखने की अगर मतलब आपको लिखने की आवश्यकता होगी तो आप हमारे नंबर 9801163593 पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एज अ पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे देखो, हमने कहा कि जैसे कि आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का जो निर्माण हो रहा था उसमें दो वर्ग थे, एक तो भैया अमीर था, दूसरा क्या था, गरीब था। अब एक चीज मैं बता दूं, अमीर व्यक्ति जो था उसको सिर्फ पैसा कमाने से, मतलब कि जो संसाधन था उसको सिर्फ अपने पास ही रखने से मतलब था, जबकि गरीब ना कुछ पढ़ा लिखा था ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं पाता था। लेकिन इसी बीच में एक होता है हमारा, कह सकते हैं कि देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, और इसमें लिख दिया मैंने पुराने वर्ग के लोग, और पुराने वर्ग के लोग का मतलब ये हो गया राजशाही सरकार, अर्थात रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, जिनका विचार पुराने समय के लोगों के जैसा मिलता जुलता होता है, उसी को हम लोग कह देते हैं राजशाही या फिर मतलब पुराने वर्ग के लोग। या फिर मैंने कहा ना कि इसी चीज को राजशाही सरकार या फिर पुराने वर्ग के लोगों को ही हम लोग रूढ़िवादी भी नाम दे देते हैं, क्योंकि रूढ़िवादी का मतलब ये होता है जो पहले वाली, यानी कि जो संस्कृति या फिर जो परंपरा पहले की चल रही है उसी पे चलना हमारा रूढ़िवाद कहलाता है। ठीक है, तो इसी में मैंने कहा कि जो यूरोप में कोई राष्ट्र नहीं, उस टाइम में भैया सब लोग मतलब कह सकते हैं एक तरह से अपने आप को ही सब मतलब कह सकते हैं एक पार्टिकुलर ना होकर सब लोग एक तरह से ग्रसित हो गए थे, या फिर कह सकते हैं मतलब कि एक तरह से मनोबल इनका गिरा चुके थे। अगला यूरोप का समाज भैया कैसा था, तो मैंने पहले ही बता दिया कि यूरोप में जो समाज था बाबू, एक तो गरीब था और एक अमीर था। लेकिन इसी बीच में एक हमारा देश से देखिए जो अमीरवा था उसको कहा जाता शिष्टजन, और शिष्टजन का एक दूसरा नाम था अमीर, और जो गरीब वर्ग था गरीब ही था। आपको पता ही होगा कि जो मतलब जैसे मान लीजिए आपको अभी भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अमीर रहता है वो अमीर होते जा रहा है प्रेजेंट टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट में, एंड जो व्यक्ति पुअर से वो पुअर के पुअर ही होता जा रहा है। मतलब मेरे कहने का है कि अमीर व्यक्ति और बढ़ रहा है और गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाता है। तो इसी के बीच में एक होता है हमारा औद्योगिक क्रांति, और इस औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि जो लोग गरीब थे उन्होंने पढ़ाई किया। आपको आज भी मम्मी पापा या मतलब अदर लोग कहते होंगे, जैसे कि हम लोग तो मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं। अभी मध्यम वर्ग क्या होता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा मध्यम वर्ग क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में हुआ एक औद्योगिक क्रांति, जिसमें गरीब जो थे वो थोड़ा पढ़ने लिखने लगे, और पढ़ लिखकर थोड़ा मतलब अच्छा हो गए, यानी कि पढ़ लिख लिए तो भाई ये भी अमीर बनने लगे। तो इन्हीं को कहा गया मध्यम वर्ग, या फिर यहीं से स्टार्ट हमारा होता है मीडियम फैमिली। ठीक है, तो मीडियम फैमिली की जो बात होती है, अब यहाँ पे मैंने बताने की स्टार्ट किया था कि भैया मध्यम वर्ग होता क्या है, मीडियम फैमिलीज कैसे मतलब हम लोग का नाम आ गया। तो देखो जो अमीर व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग फर्स्ट क्लास कहते हैं, उनके पास क्या हो सकते हैं, BMW, ऑडी हो सकती है, मर्सिडीज हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या कहलाएंगे, मध्यम वर्ग के लोग कहलाते हैं। कैसे भैया, ना तो हमारे पास मतलब कह सकते हैं ना ही मतलब उतनी बड़ी बड़ी पैसों वाली गाड़ियां हैं, और ना छोटा कह सकते हैं कि ना हम लोग भीख मांगते हैं या फिर मतलब कि बिना खाए सोते हैं, ऐसा भी बात नहीं है। तो मतलब जो बीच में रहता है उसी को हम लोग मध्यम या फिर इंग्लिश
इंग्लिश में मीडियम फैमिली या फिर मध्यम वर्ग कह सकते हैं। अब इनमें क्या आया भैया, जब ये लोग पढ़ लिख लिए, आपको पता होगा कि मैंने कई बार एक वीडियोस में बात बोला हुआ था कि जो व्यक्ति पढ़ लेता है उसको पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं अर्थात या फिर गलत कर रहे हैं, इस चीज का मुझे जानकारी हो जाएगा। एक जो मतलब एजुकेटेड पर्सन होगा हलाहल वो गलत काम करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने कहा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मध्यम वर्ग वाले लोग पढ़ लिख लिए तो उनके अंदर समानता आने लगी। अब व्हाट डू यू मीन बाय समानता, मतलब कि समानता है क्या चीज, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्वालिटी। और इक्वालिटी का मतलब होता है कि समान भेदभाव न करके, मतलब कह सकते हैं एक तरह से उनको अपनापन दिखाना, ठीक है। अपनापन का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे डज नॉट मैटर, ये कोई भी मतलब हमारा मैटर नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करने लगे भैया, एक मतलब कह सकते हैं कि हम लोग एकता दिखाने लगे या फिर यूनिटी दिखाने लगे। और ये लोग जब यूनिटी दिखाना स्टार्ट किया तो इन लोगों में स्टार्ट हो गया उदारतावाद। अब उदारतावाद मतलब उदारतावाद कोई दूसरा चीज नहीं है, बल्कि जो लोग थे उन्हीं को उदारतावाद कहा गया। क्योंकि अब ये लोग क्या करेंगे, मांग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बता दिया था कि भैया जो कुछ लोग थे, मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग कहते थे कि राजा से प्यार करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन ये तो नहीं है, राजा से प्यार करना राष्ट्रवाद नहीं कहलाता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं मोदी जी से प्रेम करता हूँ, मतलब एक कुछ समय के लिए मान लो मैं मोदी जी से प्रेम करता हूँ, इसका मतलब मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं राष्ट्रवाद करता हूँ, नहीं। अपने देश की भावना रखना हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। तो जवान लोग नहीं जान पाता था कि भैया राष्ट्रवाद है क्या चीज, खाली राजाओं का सम्मान करना, खाली राजा का ही बात मानना राष्ट्रवाद तो नहीं है। तो वही चीज जो बताने वाला था उसी को हम लोग उदारतावाद के नाम से जानने लगे, या फिर उसी को हम लोग जब पढ़ लिख लिया तब मध्यम वर्ग के नाम से जानने लगे। तो ये हमारा बोर्ड हो गया, भर गया, फुल हो गया है। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स ऑन है, आप उसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, यथासंभव आपको शीघ्र जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। अगला मैंने लिखा है यहाँ पे उदारतावाद। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उदारतावाद क्या था, जो हमारी मध्यम वर्ग जो मतलब कह सकते हैं पढ़ लिख कर नॉर्मली मिडिल फैमिली में जो आ गया, वो उसी ने स्टार्ट किया उदारतावाद, या फिर उसी को कहा जाता है उदारतावाद। और इसने जो मतलब कह सकते हैं शासन करने वाले लोग थे, उनसे दो चीजों का डिमांड किया। क्या क्या चीज का डिमांड किया था, तो एक तो किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और दूसरा इसने डिमांड किया हुआ था कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब दोनों चीज था क्या, अब एक चीज मैं आसान भाषा में बताऊं, अगर मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, तो राजनीति का मतलब होता है जिसमें लोगों के मतलब कह सकते हैं कि लोगों से रिलेटेड बात हो, और आर्थिक का मतलब होता है जिसमें हमारी इनकम की बात हो, अर्थात मतलब जिसमें कि पैसे रुपया से बात हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जैसे इन लोगों ने डबल मतलब कह सकते हैं कि डिमांड किया, क्या भैया राजनीतिक स्वतंत्रता पहले तो मांगा, और दूसरा मांगा कि आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी पॉलिटिक्स फ्रीडम रहना चाहिए एंड साथ साथ में इकोनॉमिकली फ्रीडम रहना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्होंने डिमांड रखा कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, वो कहीं आ जा सके, किसी का वोट कर सके, या फिर मतलब कुछ भी उसकी जो इच्छा होती है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि आपकी जो फ्रीडम होती है, अभी वर्तमान की बात मैं कर रहा हूं, पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम में अभी कह सकते हैं कि उतना बड़ा संविधान वगैरह का बात तो चर्चा अभी हो नहीं रही है। तो अभी अगर बता दूं कि आपके पास मतलब कह सकते हैं ये सभी स्वतंत्रता है, लेकिन एक चीज का याद रखना पड़ता है कि आप किसी का फंडामेंटल राइट का हनन ना करें, तभी तक आपको ये सभी स्वतंत्रता मिलते हैं। तो पहला इसने डिमांड रखा कि व्यक्तियों की क्या रहना चाहिए भैया, स्वतंत्र रहना चाहिए। दूसरा इसने कानून की समानता, यानी हर व्यक्ति को, इसमें व्यक्ति चाहे गरीब हो या फिर कह सकते हैं चाहे धनी हो, इन सभी को क्या होना चाहिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति भी किसी का मर्डर कर देता है तो उतना ही उसके ऊपर भी लागू होना चाहिए, और अगर अमीर भी कर देता है तो उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के साथ मतलब छूट दे दो और एक व्यक्ति के साथ मतलब दबाव दे दो, ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। फिर सहमति से सरकार चले, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हो चाहे अमीर वर्ग के लोग हो, उन दोनों की सहमति से सरकार चलनी चाहिए, न कि जो अमीर कहता है खाली सरकार उसी के पॉलिसी को लागू करे, जो गरीब चिल्लाते रह रहे उसकी ना करे, ऐसा बात नहीं था।
अगला आता है आर्थिक जो स्वतंत्रता थी, उसमें पहला तो हमारा बाजार की स्वतंत्रता की मांग की गई थी, यानी बाजार कैसा हो भैया, फ्रीडम बाजार हो। इसमें मतलब कहने का है कि बाजार में आप ऐसा न कर दीजिएगा कि बाजार में सिर्फ खाली अमीरों को ही दिया जाए सामान, गरीबों को सामान ही ना मिले, ऐसा नहीं लागू करना है, ठीक है। दूसरा इनका वो कहना था कि राज्य प्रतिबंध बंद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया एक व्यक्ति दूसरे पास न जाए या फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे राज्य के पास न जाए, ऐसा प्रतिबंध बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला इसने ये सीमा शुल्क परिसंघ बना, सीमा शुल्क परिसंघ को ही हम लोग कह सकते हैं कि जुल्वेरिन के नाम से जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है, जैसे कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है कि जुल्वेरिन क्या था, तो ये एक सीमा शुल्क संघ था। संघ का मतलब होता है कि एक तरह की कम्युनिटी थी जो कि सीमा शुल्क टैक्स, यानी कि कह सकते हैं टैक्स वाला जो भी मतलब कह सकते हैं रिस्पॉन्स था या फिर मतलब किसी को देना था या किसी से लेना था, तो ये यही देख रेख करते थे, ठीक है। अगला हमारा आता है व्यापार में बाधा समाप्त, यानी कि व्यापार में अगर कोई भी बाधा आती है, कोई भी रुकावट आती है, तो उसको समाप्त किया जाए। पहले जो बाधा आती थी उसको क्या कर दो भैया, समाप्त कर दो। अब बाधा में एक चीज था, जैसे मैं कह दूं कि बाधा में पैसा बाधा पड़ जाता था। पैसा क्या था भैया, उस टाइम में 30 को पैसा चलता था, मतलब कि 30 जगह पे 30 रंग का पैसा चलता था, तो उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। अब कहेंगे सर पैसा अगर घटा दिया जाए तो फायदा क्या हो गया बाबू, अगर मतलब मान लो कि 30 जगह है और 30 जगह पे अलग अलग प्रकार की क्या होती है, मुद्राएं चलती है, अर्थात मतलब कि पैसा चलता है, तो अब तो तुम्हारी आधी जिंदगी तो पैसा को कन्वर्ट करने में ही बीत गई। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो 30 वो है इसको घटाकर कितना कर दो, 2 कर दो, ठीक है। अब तो आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा 1815 के नया राष्ट्रवाद। अब थोड़ा आपको डाउट हुआ होगा कि सर 1815 में जब नेपोलियन की बात किए हुए थे तो फिर नया राष्ट्रवाद की बात क्यों कर देते हैं बाबू। इसलिए मैंने नया राष्ट्रवाद की बात किया क्योंकि नेपोलियन अब यहाँ पे वाटरलू की लड़ाई में मारा जाएगा या फिर कह लो हार जाएगा। क्यों हारेगा, किससे हारेगा, तो 1815 में नया राष्ट्र का उदय होता है जो कि 1815 में नेपोलियन को पराजित कर दिया। और किसने पराजित किया, तो वाटरलू की लड़ाई में प्रेम ने क्या कर दिया भैया, इसको पराजित कर दिया। प्रेम में कई मतलब कह सकते हो 4 देशें आ रही हैं, तो इसको मतलब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि प्रेम का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने प्रेम बता दिया और इसको बताना है कि प्रेम में कौन कौन से देश आते हैं। और यही देश वाटरलू की लड़ाई में लड़े थे और नेपोलियन को क्या कर दिए थे, पराजित कर दिए थे या फिर हरा दिए थे। अब एक चीज बता दूं कि जब नेपोलियन को हरा दिए तो जो रूढ़िवादी परंपरा थी पुनः स्टार्ट हो गई। यानी कि जो भैया पहले क्या मतलब नहीं होता है आस्तीन का सांप, अगर सांप को आपने मारकर मुआया नहीं तो फिर वो बाद में क्या करेगा, आपको कभी ना कभी एक दिन टाइम ऐसा आएगा जबकि आपको काटेगा ही, छोड़ेगा नहीं। वही हुआ कि 1815 में नेपोलियन को क्या पराजित जब हो गया तो पुनः रूढ़िवादी यानी कि पुरानी परंपरा का पालन करने वाले लोग अर्थात राजशाही में विश्वास रखने वाले लोग फिर से सत्ता में आ गए। अब इससे कहोगे कि बाबू ठीक है तब तो सब तो पुनः वही चीज हो गया ना जो कि पहले का चल रहा था। बिल्कुल हो गया। जैसे मान लो कि अब उनके पास उन्होंने जितनी चीजों की डिमांड रखी थी उसी सभी क्या हो जाएगा, अब रद्द हो जाएगा। रद्द होने का मतलब समाप्त कर दिया जाएगा। अब मैं आगे अगर आपको इधर बताऊं, जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है कि जब इसने मतलब इसको मार दिया गया, इसको पराजित कर दिया गया, तो वहां से अब फिर से पुनः पुरानी जो सोच समझ के रखने वाले यानी कि पुरानी जो मानसिकता रखते थे, यानी जो लोग कहते थे कि हम लोगों को सिर्फ मतलब कह सकते हो कि राजशाही में विश्वास है, खाली राज्य होना चाहिए, प्रजातांत्रिक देश नहीं बनना चाहिए बल्कि राजशाही देश चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक संधि की और इस संधि में यानी इस संधि जो संधि की उस संधि का नाम था वियना संधि। और वियना संधि में कौन से देश इन्वॉल्व हुए थे, वही जो कि वाटरलू की लड़ाई में शामिल हुआ था। वाटरलू की लड़ाई में आपको मैंने पहले बता दिया कौन सा देश शामिल हुआ था, तो प्रेम देश शामिल हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि प्रेम देश का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब प्रेम में 4 देश आते हैं, तो ये कौन कौन से देश थे ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखो प्रेम जो था इस वियना संधि में क्या किया, हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर किया। मींस का निकाय है वियना संधि या फिर वियना। सबसे पहले तो बात बता दें कि संधि क्या चीज होती है। संधि बाबू होता है इंग्लिश में बोले तो एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या चीज है, तो जब किसी व्यक्ति से किसी चीज का हम लोग समझौता, सलाह या फिर मशवरा पे कभी मतलब हम लोग कह सकते हैं एकजुट होकर उस पर निर्णय या फिर मतलब कह लो कि उस पर कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं। दैट मीन्स कि हमें भी पसंद हो आपको भी पसंद हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं संधि या फिर इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीमेंट। आई होप मुझे आशा है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जब इन लोगों ने सिग्नेचर कर दिया तो अब फिर से मैंने कह दिया था रूढ़िवादी परंपरा आएगा। तो यहाँ पे राजा या फिर मतलब कह लीजिए शासन करने वाला 1815 में कौन तैयार होता है, ड्यूक मेटरनिख या फिर मेटरनिख कहा जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ भैया कि फ्रांस की सीमा पर क्या बना दिए गए, कई राज्य बना दिए गए, मतलब कई अलग अलग राज्य बना दिए गए, क्योंकि बगल से इसके
कोई देश या फिर मतलब कह लो कि इधरिया से जो देशवा आक्रमण करने वाला था वो आक्रमण ना कर सके, इसके लिए इसने क्या कर दिया भैया, कई छोटे छोटे राज्य बना दिए। छोटे छोटे राज्य अर्थात मतलब कि जैसे मान लो कि ऐसे छोटे छोटे राज्य को बना दिया, ठीक है, सॉरी देश को बना दिया। जब 1815 में वियना संधि हुआ और जब रूढ़वादी परंपरा आ गई तो पुनः बुर्बो वंश का क्या हो गया, वहां पे आधिपत्य जम गया। यानी अब यहाँ पे राजा जो बनता है, किस वंश का राजा रहता है बाबू, अगर कोई आपसे पूछे कि अब वियना संधि के बाद किस वंश का राजा बनता है तो आपको पता होना चाहिए बुर्बो वंश का जो शासक था वो राजा बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब यहाँ से रूढ़िवादी की जीत हो जाती है। ऐसा मतलब यहीं पे मैंने बता दिया था कि जब नेपोलियन मारा जाएगा तो पुनः भैया किसकी जीत हो गई, रूढ़िवादी परंपरा की। अब जर्मनी परिसंघ में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। परिसंघ क्या था, कम्युनिटी, मतलब एक जगह जो पूरा देश मिलकर लड़ता था वो हमारा परिसंघ कहलाता था। तो जो जर्मनी परिसंघ था उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। उदारवादी जो लोग थे या फिर जो उदार लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए। कारण क्या था अंडरग्राउंड होने का, ये भी अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि कारण इसलिए था कि अगर वो लोग अंडरग्राउंड नहीं होते तो वो लोग मार देते। अर्थात मतलब जो लोग रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे, आपको पता होगा कि एक सरकार दूसरे सरकार को दबाना चाहती है या फिर उसको मतलब कह लो कि इंग्लिश में कहा जाता है सप्रेस करना चाहती है, या फिर मतलब कि अगर बाई चांस मान लो कि अगर उदारवाद जो है अंडरग्राउंड नहीं होंगे तो उनको या तो मतलब गवर्नमेंट मार देगी या तो जान से मार देगी, नहीं तो इनको जेल में डाल देगी। तो इसलिए ये लोग क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड का मतलब होता है छिप जाना, मतलब कि कहीं लुका गए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे।